हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक धातु से ही दूसरे धातु का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही मास धातु से ही मेद धातु का फॉर्मेशन होता है। ये हमने हमेशा से पढ़ा है, बट ये एग्जैक्टली कैसे होता है और मॉडर्न साइंस में हम इस चीज को किस तरीके से समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम श्लोक देखेंगे। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने बताया है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में, और उन्हीं के साथ साथ अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में ये चीज आई है कि मास धातु से ही मेद धातु की उत्पत्ति होती है। मासान मेद प्रजायति आचार्य सुश्रुत ने बोला गया है। तो हमने इससे पहले मास धातु की उत्पत्ति के लेक्चर में पढ़ा था कि मास धातु के उत्पन्न हो जाने के बाद उसमें कुछ मेद निर्माण अंश रहते हैं, जो उस मेद निर्माण अंश से ही आगे जाके मेद धातु की उत्पत्ति होती है। तो जो मास धातु में मेद निर्माण अंश है, उन अंश के ऊपर जब मेदाग्नि क्रिया करती है, जब मेदाग्नि उस अंश के ऊपर एक्ट करती है, तो उस समय उस अंश के दो विभाजन हो जाते हैं, दो पार्ट्स में वो अंश डिवाइड हो जाता है। उसमें सबसे पहला पार्ट होता है सार, जो कि प्रसाद भाग और यूजफुल पार्ट होता है, और दूसरा है किट्ट और मल पार्ट, जो कि एक्सक्रीटरी पार्ट होता है। तो सार और प्रसाद भाग के फिर अगेन आगे जाके दो डिवीजन होते हैं। तो उस सार भाग का जो बड़ा पार्ट होता है, जो स्थूल भाग होता है, उससे बनता है मेद धातु। जो मेन धातु है वो उस भाग से बनता है, स्थूल भाग से, सार भाग के स्थूल भाग से बनता है मेद धातु। और वही जो सूक्ष्म भाग होता है, जो कि छोटा पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन होता है, उस सूक्ष्म भाग से उपधातु की उत्पत्ति होती है। मतलब मेद धातु के उपधातु, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बनते हैं अस्थि निर्माण अंश। मतलब आगे के धातु, मतलब जो उत्तरोत्तर धातु है, मेद के बाद अस्थि धातु आता है। तो अस्थि धातु के उत्पत्ति के लिए भी जो निर्माण अंश होते हैं वो इस सूक्ष्म भाग में प्रेजेंट होते हैं, और उसी के साथ साथ उपधातु की उत्पत्ति होती है। आचार्य चरक ने मेद धातु के उपधातु बताते हुए कहा है स्नायु। स्नायु ये मेद धातु का उपधातु आचार्य चरक ने बताया है। और जो किट्ट या मल भाग होता है, उससे बनता है स्वेद। मेद धातु का जो मल है वो स्वेद होता है, ऐसा आचार्य चरक ने बताया है। मेद धातु का मल स्वेद मतलब स्वेट, फैट का जो मेद धातु का जो मल है वो स्वेट होता है। तो आयुर्वेद में इस तरीके से मांस धातु से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जो मेद निर्माण अंश होते हैं, जो मांस धातु में प्रेजेंट होते हैं, उनमें मेदाग्नि क्रिया करती है। उसके बाद सार और प्रसाद भाग में उनका डिवीजन होता है। सार भाग से बनते हैं मेद धातु, सार भाग के स्थूल पार्ट से, मतलब मेजर पार्ट से बनता है मेद धातु, और सूक्ष्म पार्ट से, मतलब स्मॉल पोर्शन से बनता है उपधातु, और उसी के साथ साथ उसमें प्रेजेंट होते हैं उत्तरोत्तर धातु अस्थि के निर्माण अंश। और वही किट्ट या मल भाग से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि है स्वेद। मेद धातु का स्वेद ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये आचार्य ने बताया गया है। अब इसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को अगर हम मॉडर्न साइंस में देखें कि किस तरीके से मसल टिश्यूज ये फैट फॉर्मेशन के लिए, फैट सेल्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या होते हैं भी या नहीं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिससे कि एट द एंड फैट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो है फूड इंटेक। फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये सारी चीजें फूड के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जाती है। दूसरी स्टेप होती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। सो वंस वी इनटेक अ फूड, उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो है डाइजेशन। सो डाइजेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ग्लूकोज में, फैट्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसरॉल में। उसके बाद प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अम्यूनो एसिड्स में, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तब। सो ये हो गई डाइजेशन की प्रोसेस। देन आफ्टर डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, इन सारे चीजों का जब एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद ये जो है ब्लड ये सारे न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है मसल्स को। सो यहाँ पे हम मसल्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो यहाँ पे है, फैट मेटाबॉलिज्म का जो मेजर साइट है वो है मसल। सो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ मसल की बात करेंगे
कि वंस जो न्यूट्रिएंट्स है ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये जाके पहुंचते हैं मसल्स में। सो मसल्स में जाने के बाद क्या होता है, मसल्स जो ये न्यूट्रिएंट्स है जो मसल के लिए इसेंशियल है, उन मसल के लिए नीडेड है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेती है। तो जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज को मसल यूज करती है एटीपी के फॉर्म में, जो एनर्जी के लिए, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ग्लूकोज से मिलती है। उसके बाद जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसे भी एनर्जी के लिए यूज करती है मसल। उसके बाद अम्यूनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं वो मसल्स में रहते हैं, सो दैट इट कैन हेल्प इन रिपेयर एंड बिल्ड मसल। सो मसल्स में अम्यूनो एसिड्स क्या करते हैं, मसल्स को रिपेयर और बिल्ड करने के लिए मदद करते हैं। सो इस तरीके से मसल्स ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो मसल के लिए नीडेड है ये सारी चीजें यूज कर लेती हैं। उसके बाद एक्सेस एनर्जी इन मसल। सो वंस मसल्स ने अपनी जो चीजें उसको चाहिए है उसने वो यूज कर ली, उसके बाद जो एक्सेस एनर्जी बचती है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, उनका क्या होता है, तो अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारा जो न्यूट्रिएंट इनटेक है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे फिजिकल एक्टिविटीज से। अगर फिजिकल एक्टिविटीज लो है और न्यूट्रिएंट इनटेक ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मसल्स पूरी तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूज नहीं कर पाती है। जितना यूज हो जाता है, बट बाकी चीजें वैसी ही रहती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी उसी वैसी ही रहती है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मसल सारी चीजें यूटिलाइज नहीं कर पाती है और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो मसल सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेस एनर्जी या फिर एक्सेस ग्लूकोज जो हम बोलेंगे वो मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, मसल्स के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद चौथी स्टेप आती है, वो है कन्वर्जन इनटू फैट। सो अब क्या होता है, अभी ये जो ग्लूकोज मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, इस ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू फैट। और ये जो प्रोसेस होती है ये विद इन मसल, मतलब मसल्स के अंदर होती है। इसमें जो एक्सेस ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स कंबाइन कर जाते हैं ग्लिसरॉल के साथ। और ये फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है यही है फैट जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट स्टार्ट्स फॉर्मिंग इनसाइड मसल, दिस इज इंट्रामस्कुलर फैट। इस प्रोसेस के दौरान स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट जो है ये मसल्स के अंदर ही फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है या मसल्स के अंदर ही रह जाता है, इसी को हम बोलेंगे इंट्रामस्कुलर फैट। और इसे आयुर्वेद से हम समझते हैं वसा से, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वसा को हम इंट्रामस्कुलर फैट से समझ सकते हैं। वसा मतलब शुद्ध मांस का स्नेह। और यहाँ पे उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आती है वो है स्पिल ओवर इफेक्ट। सो यहाँ क्या होता है कि फैट्स जो है, ग्लूकोज जो है, ये ट्राइग्लिसराइड में फॉर्म हो गया है। अब इसके बाद व्हेन मसल स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सीडेड, एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। सो जब मसल्स की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो एक्सीड कर जाती है, तब तो मसल के पास जगह नहीं रहती है कि वो इस फैटी एसिड्स को स्टोर करके रखे। तो उस समय मसल ये फैटी एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है, और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाने के बाद ये थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्टेड किया जाता है एडिपोज टिश्यूज में और जनरल बॉडी फैट में। मतलब जहां जहां फैट की जरूरत है वहां वहां ब्लड स्ट्रीम के दौरान ये जो फैट है ये ट्रांसपोर्ट होके अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाता है। उसी को हमने बोला है मेद, वही है मेद। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से मसल से मेद का मतलब फैट का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले हमने फूड इंटेक किया है, फूड के जरिए क्या क्या बॉडी के अंदर आया, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। उसके बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड स्ट्रीम के दौरान आके पहुंचती है मसल्स के पास, और मसल्स क्या करती है, उन न्यूट्रिएंट्स से जो जो चीजें मसल्स को चाहिए है वो चीजें ले लेती है। और उसके बाद जो एक्सेस में रह जाती है, जो एक्सेस में ग्लूकोज रह जाते हैं, उस ग्लूकोज का फैटी एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। मसल्स उस ग्लूकोज का फैटी एसिड में कन्वर्जन कर देती है, एंड आफ्टर दैट वो फैटी एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, और ब्लड स्ट्रीम के दौरान वो जाके पहुंचते हैं उनकी रिस्पेक्टेबल साइट्स पे, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज हो गए और बॉडी में डिफरेंट एरियाज में।
और इन्हीं फैट को बोला गया है मेद। तो मॉडर्न कोरिलेशन में भी हम ये समझ सकते हैं कि मसल टिश्यूज मतलब मांस धातु से ही फैट मतलब कि मेद धातु की उत्पत्ति होती है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।